हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आपका सीटेट एग्जाम आने वाला है। उसके लिए हम आपके अपने चैनल में हम सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको सीटेट एग्जाम के लिए साइंस जो आपके जूनियर लेवल की उसकी क्लास लेकर आई हूँ। आज मैं उसके आपको 4th चैप्टर पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको पता है आपको वही पढ़ना है जो आपके सीटेट एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है। और आपके सीटेट एग्जाम का सिलेबस में ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको हर सिलेबस के पहले सिलेबस लगा के बताती हूँ, जिससे आपको पता रहे कि आपका जो सिलेबस का हिस्सा आपको सिर्फ वही पढ़ना है। तो आपका पहला टॉपिक था भोजन, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक था द्रव की अवस्था, जिसका हमने 2 पार्ट में अध्ययन किया था। तीसरा टॉपिक दैनिक उपयोगी पदार्थ, इसका भी हमने 2 पार्ट में अध्ययन किया था। अगर अभी तक आपने ये सारी वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाके इनके वीडियो देख लीजिए तथा इससे इनके नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या हो, क्योंकि आपके पेपर टाइम में आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल में आने वाले हर वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज इसका हम 4th चैप्टर सजीव जगत इसके बारे में पढ़ते हैं कि सजीव जगत होता क्या है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के पार्ट में हम सजीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। सजीव जगत क्या होता है, जीव विज्ञान क्या है, कोशिका क्या है, साइटोलॉजी कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं सजीव जगत के बारे में। अब हमें सजीव जगत के बारे में पढ़ना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सजीवों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं। क्योंकि पहले तो हम साइंस पढ़ रहे, तो साइंस की आपको पता है बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो जो हम सजीवों का अध्ययन करते हैं वो किस शाखा में करते हैं, तो उसका हम करते हैं जीव विज्ञान में। तो पढ़ते हैं जीव विज्ञान पहले क्या होती है, बायोलॉजी आपकी होती क्या है, क्योंकि आपको सब जानते हैं। इसके बाद जीव विज्ञान क्या होती है, 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं हम, जूलॉजी बॉटनी वनस्पति विज्ञान में वगैरह अलग अलग पार्ट में। जैसे आपके साइंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे पहले क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके बाद फिर अलग अलग होती है, जैसे सेरीकल्चर और अलग अलग कल्चर्स आप पढ़ते हैं, तो किसी विशेष चीज़ का अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत। इसी तरह से हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारी का, जैसे पदार्थ हो, पादप हो या कोई भी चीज़ें हो, जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, लेकिन समस्त जीवधारी कैसे हो, सजीव जीवधारी का अध्ययन करते हैं। किसमें हम जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में समस्त जीवधारियों को जो सजीव हों उनका अध्ययन करते हैं, चाहे वो पादप हो, आपका कोई जंतु हो या कोई सूक्ष्म जीव हो। जैसे अब जीवाणु का अध्ययन करते हैं, विषाणु का अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं। तो कई बार आप इनसे पूछ सकते हैं कि जैसे कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे बैक्टीरिया का अध्ययन किसमें करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में। वायरस का अध्ययन हम वायरोलॉजी में करते हैं। इस तरह से आप इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कोशिका के बारे में, क्योंकि कोई भी जीवधारी क्या होता है, उसकी आधारभूत इकाई क्या होती है। कोई भी जीवधारी जो होता है कोशिका से मिलकर बना होता है। अब कोशिका क्या होती है, किसी भी जीवन की क्या होती है, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। तो ये लाइन आपसे पूछ भी सकते हैं कि जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो किसे हम कहते हैं, कोशिका, सेल को कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका सेल। अब कोशिका शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के सेलुला से हुई है। किससे हुई है, लैटिन भाषा के सेलुला से, जिसका तात्पर्य क्या होता है, छोटा कक्ष या कोष्ठक। जिसका तात्पर्य क्या होता है, छोटा सा कक्ष या कोष्ठक। तो आपसे पूछ सकता है कि सेल की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो सेल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला से हुई है। और सेलुला का तात्पर्य क्या होता है, तो उसका तात्पर्य तो छोटा सा कक्ष या कोष्ठक होता है। और कोशिका को हम क्या कहते हैं, तो जीवन के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जैसे आप सबको पता है, आपका सीटेट एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। इसलिए इसमें मैं आपको क्या करती हूँ, जो एनसीईआरटी की बुक्स में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रीवियस ईयर पेपर में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसकी इमेज लगा के आपको समझाती हूँ, ताकि आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक नहीं भी पढ़ी है तो भी इस सीरीज को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं कोशिका के खोज से संबंध में आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या क्या गया। एनसीईआरटी बुक ने कहा कि रॉबर्ट हुक ने, तो सब आपसे पूछ सकता है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने जो खोज की तो कैसे थी, एक निर्जीव कोशिका थी, इस चीज को याद रखना। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, कैसी खोज की, ऐसी निर्जीव कोशिका थी। अब इन्होंने कहा कि रॉबर्ट हुक ने
रावण ने क्या किया 1665 में। कब किया था कोशिका की खोज? 1665 में। कार के था उसके स्लाइस का सामान अध्ययन आवर्धक यंत्र की सहायता से किया। जो कार्क था उसका अध्ययन किसके सहायता से किया? आवर्धक यंत्र की सहायता से। और कार्क पेड़ की छाल का एक भाग था। जो कार्क थी वो पेड़ की छाल का एक भाग था। उन्होंने कार की पतली स्लाइस ली, उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसका क्या क्या स्टडी किया। उन्होंने देखा कि कार के स्लाइस में अनेक कोष ट्यूब विभाजित बक्स से छोटे छोटे देखे, जो दिखने में कैसे लगे? मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो किसने देखा था? कोशिका को रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब देखा था? तो 1665 में। और उन्होंने इसको जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो कार को उन्होंने देखा कि एक संरचना दिखी। संरचना ऐसे ऐसे छोटे छोटे बक्से टाइप में ये जो दिखी, ये आपके क्या थे? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो 1665 में की थी। किसमें की थी? तो कार के टुकड़े में की थी। और संरचना आपको कैसे दिखी थी? तो मधुमक्खी के छत्ते के समान। अब आपसे अगर पूछता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। लेकिन अगर पूछते हैं कि कैसी कोशिका थी, तो यह आपकी कैसी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका थी। अब रॉबर्ट हुक ने तो निर्जीव कोशिका की खोज की, तो आपसे पूछ सकते हैं ना कि सजीव कोशिका की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। इन्होंने बैक्टीरिया की जब खोज की थी तो एक कोशिका खोज की थी। कौन सी कोशिका थी? सजीव कोशिका थी। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखना कि अगर कभी पूछते हैं कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो आपकी कैसी थी? निर्जीव कोशिका थी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सजीव कोशिका की खोज किसने की सर्वप्रथम? तो सजीव कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। अब चलिए हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत होता क्या है? तो जर्मन के दो वैज्ञानिक थे। पहले कौन थे? स्लाइडेन तथा स्वान। इन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का फॉलो किया, मतलब प्रतिपादन किया। इन्होंने एक सेल थ्योरी बताई। तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो सेल थ्योरी बताई उसमें क्या क्या पॉइंट बताई। तो सेल थ्योरी दी किसने थी? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कहाँ पे थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। इस चीज को याद रखना। कौन थे? स्लाइडेन व स्वान। ठीक है। अब आप पढ़ते हैं स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी में क्या बताया। तो स्लाइडेन और स्वान ने अपने सेल थ्योरी में बताया कि समस्त जीवधारी, मतलब जितने भी जीवधारी क्या कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो आपसे अगर पूछता है कि समस्त जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बनी, ये किस थ्योरी में बोला गया? तो किस थ्योरी में बोला गया? सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी का किसने प्रतिपादन किया था? तो सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान नामक दो जर्मन वैज्ञानिक ने। ठीक है। और इन्होंने कहा कि कोशिका जीवन की क्या है? मूल इकाई है। उन्होंने कहा कि जीवन की जैसे क्या है? कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। उन्होंने कहा इसलिए कोशिका क्या होती है? जीवन की मूल इकाई। कि कोशिका के बिना किसी का ही जीवन संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है? जिससे उन्होंने क्या देखिए कोशिका क्या होती है? कोशिका से मिलकर आपका क्या बनता है? सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिलकर आपका ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या होता है? आपका बॉडी बनता है। जैसे कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से मिलकर आपका अंग बनता है। अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र से मिलकर शरीर बनता है। तो जैसे क्या कर सकते हैं? किसी भी घर को आपको बनाना होता है। अब घर बनाने के लिए सबसे छोटी संरचना क्या होती है? ईंट होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना क्या होती है? कोशिका होती है। इस चीज को याद रखना। कोशिका क्या है? जीवन की मूल इकाई है। और अगला क्या होता है? नई कोशिका का निर्माण क्या होता है? आपकी पूर्ववर्ती कोशिका होती है। ये आपके सेल थ्योरी में बताएगा कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं का क्षय होता रहता है और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो कैसे होता है? उन्होंने कहा कि जो नई कोशिका बनती है उसका निर्माण आपकी पूर्ववर्ती जो पहले से आपके शरीर में कोशिका होती है उसी की सहायता से होता है। ये किसमें बोला गया? तो सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। और एक चीज आपको याद रखना कि जो आपका वायरस होता है, वायरस क्या होता है? सेल थ्योरी का पालन नहीं करता। ये आपसे पूछ सकता है कि वायरस आपका जो विषाणु होता है, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। अब आपसे पूछ सकते हैं वायरस क्या होता है? तो वायरस क्या होता है? सजीव तथा निर्जीव के मध्य की संयोजी कड़ी होती है। आपसे पूछ सकता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होता है? वायरस होता है। वायरस में क्या होता है कि आपके लिविंग्स के भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिविंग्स के भी होते हैं तथा नॉन लिविंग्स के भी होते हैं। वायरस में आपके विषाणु में सजीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं तथा आपके उसमें क्या होता है? निर्जीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए वायरस को क्या कहते हैं? सजीव तथा निर्जीव के बीच की क्या बोलते हैं? संयोजी कड़ी, कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। इस चीज को याद रखना है।
और आपका वायरस क्या होता है, सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है, वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, इस चीज़ को याद रखना। अब स्लाइडेन तथा सॉन ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, कोशिका सिद्धांत पे उन्होंने क्या बोला कि समस्त जीवधारी क्या होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कोशिका क्या आपके जीवन की मौलिका। ये तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से। और विषाणु आपका कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार बांटे गए। जो आपकी केंद्रक की संरचना होती है उसके आधार पर कोशिका को क्या दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपकी कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी आपकी कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। तब हम पढ़ेंगे आगे चल के प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अगर कभी पूछते हैं कि केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका कितने पार्ट में डिवाइड की गई, तो आपकी केंद्रक की संरचना न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके सेल क्या हुए, दो पार्ट में डिवाइड की गई। पहला आपका प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा आप क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। इसको इंग्लिश में भी प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं तो हिंदी में भी यूकैरियोटिक ही बोलते हैं। आपसे एग्जाम में भी यही नाम पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम चलिए पढ़ते हैं कि आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में क्या है। आपको हर टॉपिक के कुछ हिंदी के नाम याद रखने हैं, कुछ कई बार इंग्लिश के भी याद रखने हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक को आपको हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक ही लिख के देगा और इंग्लिश में भी आपको प्रोकैरियोटिक ही लिख के देगा, तो इस चीज़ों को याद रखना है। अब जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है जीवाणु कोशिका का केंद्रक। जीवाणु कोशिका का केंद्र क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों का केंद्र के समान सुसंगठित नहीं होता। मतलब इन्होंने बताया कि अलग अलग जीवधारी का कोशिका का केंद्र क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे समस्त जीवधारी में कोशिका तो पाई जाती है, लेकिन क्या होता है कोशिका की संख्या के आधार पर डिवाइड करते हैं, कुछ उसके केंद्र की संरचना के आधार पर। जैसे क्या होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह आपके कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। कुछ आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं और कुछ ऐसे आप जैसे केंद्र की संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो उन्होंने कहा कि जैसे जीवाणु कोशिका है, ठीक है, जीवाणु जो होता है उसकी कोशिका का केंद्र बहुकोशिकीय, जैसे बहुकोशिकीय का मानव है, तो इनके समान केंद्रक सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जीवाणु के उसमें जो होती है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आपसे अगर कभी पूछते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वही कोशिका होती है जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। अब इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए अगर आपको नहीं समझ। अब आप मान लीजिए आप मार्केट गए सब्जी लेने, ठीक है, अब पहली कंडीशन में मार्केट सब्जी लेने क्या गए, एक केवल थैला लेके गए, बैग लेके गए। आपने जो भी सब्जी लिया, आलू धनिया मिर्च या जो भी सब्जी लिया, आपने सबने क्या किया, उसी में डलवा लिया, कोई आवरण नहीं रखा। तो यही आपकी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कि इसमें क्या होता है, जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं, कोई भी उसमें आवरण नहीं होता, तो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आप मान लीजिए दूसरी बार सब्जी लेने गए, अब आपने क्या किया, एक बड़ा थैला तो लिया, उसके साथ में क्या किया, छोटी छोटी थैलियां भी ले ली। या आपने शॉपकीपर से जैसे आलू लिया तो अलग पैकेट में ले लिया, और मिर्च लिए अलग पैकेट पे ले लिया, धनिया लिया अलग पैकेट में लिया, तो आपने सब में क्या किया, एक झिल्ली हो गई, सब अलग अलग कोशिकांग हो गई, तो आपकी कौन सी हो गई, यूकैरियोटिक कोशिका। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, तो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखने की प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। प्रो से आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रो मतलब प्राचीन, केंद्रक जिसको कहते हैं। अब प्राचीन टाइम में क्या होता था, झिल्ली नहीं होती थी, तो इसको याद रखना, सिर्फ याद करने की आपको रखना है। प्रो का तात्पर्य प्राचीन, प्राचीन में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो अगर कभी आपसे पूछते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती कि अनुपस्थित होती, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि जिस जीवों में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी, उन जीवों को क्या कहते हैं। तो जिन जीवों में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटॉस। प्रोकैरियोटॉस कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटॉस। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं किस किस में पाया जाएगा। जैसे आपका जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सी सेल पाई जाती है, तो बैक्टीरिया में आपके प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ये क्या होता है, मुख्यतः उदाहरण है, इस चीज़ों को आपको याद रखना। चलिए इसके अलावा कह रहा है कि जैसे प्याज की झिल्ली है, गाल की कोशिकाएं, जो हमारे मनुष्य की होती है गाल की कोशिका में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है।
जैसे आपने कभी देखना हो कि आपके साथ हो सकता है कि पहले किया भी होगा इसका प्रैक्टिकल, कि प्याज जो होता है उसको छील से उसकी झिल्ली दिखती है, जैसे उसकी बाहर की परत आप निकालेंगे तो जो हल्की पतली पतली परत आप देखेंगे निकलती हुई क्या होती है, उसकी झिल्ली नाम संरचना होती है। तो अगर आपसे पूछते हैं जो हमारे मनुष्य के चेहरे की गाल की कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, झिल्ली और सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे मनुष्य में कौन सी कोशिका पाई जाएगी, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, झिल्ली युक्त केंद्रक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली विहीन केंद्रक पाया जाता है, झिल्ली युक्त अनुपस्थित होती है। और आपका यूकैरियोटिक में क्या होता है, झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। अब जिन जीवों में क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक्स बोलते हैं। चलिए, इस तरह से आपने प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक को दोनों को समझा होगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। जैसे हम क्या करें, आपको हर वैसे इंग्लिश टर्म आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ का हिंदी टर्म नहीं समझ में आ रहा है या इंग्लिश टर्म जो भी नहीं समझ में आया, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि दोनों लैंग्वेज पे एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर मान लो आपको पूरा इंग्लिश से थ्रू पढ़ाएंगे तो हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत होगी, अगर पूरा हिंदी के थ्रू पढ़ाएंगे तो इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत होगी। इसलिए हम अधिकतर वर्ड की क्या होते हैं, आपको इंग्लिश मीनिंग भी बता देते हैं, या कुछ हिंदी होते हैं जिसके हम बता देते हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। यह कोशिका मुख्यतः किसमें पाई जाती है, एक कोशिकीय जीवों में। जो वन सेलुलर होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, तो मुख्यतः जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जिनमें क्या होती है, एक कोशिका पाई जाती है वन सेलुलर। जैसे कौन से, जैसे मैंने भी आपको बताया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, बैक्टीरिया, जीवाणु, इनमें क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के कुछ लक्षण। जैसे इनका केंद्रक कैसा होता है, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, अल्प विकसित होता है, मतलब पूर्ण रूप से इनका केंद्रक विकसित नहीं होता। इसके अलावा इनमें केंद्रक कला, गुणसूत्र, केंद्रिका आदि नहीं पाई जाती। इस पॉइंट को याद रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक कला नहीं पाई जाती, गुणसूत्र नहीं पाए जाते, केंद्रिका नहीं पाई जाती है। इसके अलावा किस किस में पाई जाती है, तो जैसे बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, इन सब में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, समस्त जंतु जगत व पादप जगत में कोशिका पाई जाती है। जो आपका प्लांट किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है, इसके अंदर जितने भी एनिमल्स प्लांट्स आते हैं उनमें कौन सी सेल पाई जाती है, तो उसमें आपकी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है, जटिल व विकसित कोशिका होती है। ये आपकी क्या होती है, पूर्ण रूप से डेवलप्ड होती है सेल। तो आपसे अगर कभी पूछता है कि पूर्ण रूप से डेवलप सेल कौन सी होती है, तो आपकी यूकैरियोटिक होती है। अब इसमें क्या होता है, सुविकसित न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस होता है पाया जाता है, सुविकसित होता है, डेवलप्ड होता है आपका न्यूक्लियस। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या था, आपका न्यूक्लियस पूर्ण रूप से डेवलप नहीं था। इसमें सुविकसित के अंदर क्या होता है, अपने समस्त अवयवों के साथ पाया जाता है। और यूकैरियोटिक संरचना, अब जब यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ये भी आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जंतुओं की यूकैरियोटिक कोशिका अलग होती है, और पादप की क्या होती है, अलग होती है। अब जैसे यूकैरियोटिक कोशिका, पादप की कोशिका में कुछ कोशिकांग अलग पाए जाते हैं, तो जंतुओं में कुछ कोशिकांग क्या होते हैं, अलग पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखना है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के मध्य का अंतर। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिखाया गया है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के मध्य अंतर कौन कौन सा होता है। जैसे आपको कुछ पॉइंट दिखा रहे हैं कि जैसे क्या होता है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, रिक्तिका, केंद्र, कोशिका ध्रुव, हरित लवक, कोशिका झिल्ली, ये सब पाए जाते हैं। तो ये आपकी जो इस साइड है कि ये आपकी कौन सी जंतु कोशिका है, और ये आपकी क्या पादप कोशिका है। तो ये देखिए आपको पॉइंट दिखाए जा रहे हैं कि कौन सी जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है। जैसे कोशिका झिल्ली है तो ये क्या है, दोनों में पाई जा रही है। रिक्तिका, रिक्तिका आपके दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। केंद्रक, केंद्रक दोनों में पाई जाता है। लेकिन इसको याद रखना कि आपका पादप में क्या होता है, केंद्रक किनारे पे है, और आपकी जंतु कोशिका में क्या है, केंद्रक बीच में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखना है। और आपके अलावा क्या होता है, कोशिका द्रव्य पादप कोशिका में भी पाया जाता था, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन जैसे हरित लवक होता है, हरित लवक ये सिर्फ आपके क्या होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है।
कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। तो कई बार आपसे ऐसे दे सकते हैं, अलग अलग कोशिकाओं के नाम दे देगा, पूछेगा इनमें कौन सा सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, इनमें से कौन सा सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाता है, या कई सारे कोशिकाओं के नाम देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है, या इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। इन चीज़ों को याद रखना है कि आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है, आपकी कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाती है तथा जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। रिक्तिका, रिक्तिका आपके पादप कोशिका में भी पाई जाती है तथा जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। केंद्रक, केंद्रक पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। लेकिन इसकी स्थिति में क्या होता है? अंतर होता है। पादप कोशिका में क्या होता है? केंद्रक किनारे भाग पर स्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में मध्य में स्थित होता है। कोशिका द्रव्य पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। अब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है? सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। आपका हरित लवक, हरित लवक क्या होता है? सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, ये सिर्फ क्या होती है? आपके पादप कोशिका में पाई जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना, आपको इस फिगर को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम चलिए आगे पढ़ते हैं, कोशिका के भाग क्या होते हैं। जैसे कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये सब आपके क्या होते हैं? कोशिका के भाग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जैसे मैंने भी आपको बताया, ये सिर्फ क्या होती है? प्लांट सेल में पाई जाती है, पादप कोशिका में। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं कि कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होती है? सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है? आपको सिर्फ प्लांट सेल में उपस्थित होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है तो किससे बनी होती है, आपसे पूछ सकते हैं। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनी होती है। कल के जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सेलुलोज के बारे में बताया था, जब कल के टॉपिक में मैंने आपको सेलुलोज के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो कुछ जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब चलिए इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब मल्टी का तात्पर्य क्या होता है? मल्टी का तात्पर्य होता है अनेक, और सेलुलर का तात्पर्य क्या होता है? कोशिका होता है। जिन्होंने कहा कि जो जीव अनेक कोशिकाओं से, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और छोटे छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किस प्रकार प्रभावित नहीं करती। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे कहते हैं एक कोशिकीय होता है, अमीबा होता है, तो क्या होता है? अमीबा भी वही सारी क्रियाएं करता है, कोई प्रभावित नहीं करता है उनकी क्रियाओं को। जैसे मानो क्या होता है? ह्यूमन बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। तो ह्यूमन भी तो अपने जीवन यापन की जो आवश्यक क्रियाएं वो करता है। अब एक कोशिकीय जीव भी होता है तो उनको भी जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक क्रिया होंगी उनको आसानी से करते हैं। तो इनका कोशिकाओं का संख्या उनकी जो जीवन जीने की आवश्यक क्रियाएं होती है उनको प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी बहुकोशिकीय जीव उसका जीवन का जो प्रारंभ होता है एक कोशिका से ही होता है, यूनिसेलुलर से होता है। जैसे मनुष्य का भी जो जीवन का प्रारंभ होता है भ्रूणावस्था में, तो एक कोशिका से होता है, यूनिसेलुलर से ही होता है। जो जीवन का जो एक निषेचित अंडा है, निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि परिवर्तन के साथ साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जैसे जब बच्चा क्या होता है? गर्भ में होता है, जब उसका अंडाशय में भ्रूण का विकास होता है तो पहले कैसे होता है? एक कोशिका से होता है। एक कोशिका से धीरे धीरे उसमें क्या होता है? वृद्धि और परिवर्तन होता रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है? उसके कोशिकाओं का विकास होता रहता है। तो यूनिसेलुलर से क्या हो जाता है? मल्टी सेलुलर बन जाता है। तो आपसे अगर कभी पूछता है बहुकोशिकीय जीवों का विकास भी किससे होता है? तो एक कोशिका से होता है। जिससे आपको एक कोशिकीय जीव दिखाया कि अमीबा तथा पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम कैसे जीव है? तो आपकी यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है, इस चीज़ को याद रखना। और आपका बहुकोशिकीय कौन सा होता है? ह्यूमन। मानव कैसा है? बहुकोशिकीय। और जैसे प्लांट के किंगडम की बहुत सारी चीज़ें होती है वो कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। जैसे एनिमल्स आपके कैसे? मल्टी सेलुलर है। अब चलिए हम पढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में इमेज दी हुई है कि प्याज की झिल्लियों का कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं को ध्यान दिया है? जैसे क्या होता है? कोशिकाओं के बीच कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं, जो खाली स्थान पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप प्याज की झिल्ली का भी निकाल के देखिए तो देखेंगे झिल्ली के पास क्या होता है? खाली स्थान होता है। आप जब उससे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है आपको। यह मात्र एक और बड़ी हो सकती है, जैसा कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देता है। लेकिन प्याज की झिल्ली की कोशिका में क्या होता है? आपको रिक्तता महसूस हो सकती है।
गाल कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जिस कारण कि हमारे जो ह्यूमन में होता है या प्याज के झिल्ली में जो होता है छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती है। अगर आपको बड़ी रिक्तिकाएं देखती हैं तो आपको किसमें देखनी होंगी? पादप की कोशिकाओं में। और जंतुओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती है। जो पादप की होती है उसमें बहुत बड़ी होती है रिक्तिकाएं, कि मतलब आसानी से आप पता कर सकते, देख सकते हैं। ट्रांसडेसिया एक पत्ती होती है, उसकी कोशिकाओं में आपने बहुत सारी छोटी संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती कोशिकाओं की कोशिका द्रव में छितरी रहती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड क्या होता है? आपके लवक होते हैं और विभिन्न रंगों के होते हैं। जैसे आपके लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा क्या होता है? हरित लवक। अब उसमें हरित लवक में क्या होता है? एक रंजक उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। इस चीज को याद रखना। अब चलिए हम अगला कोशिकांग पढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? अगर आपसे कभी पूछते हैं तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली किसको कहते हैं, किस कोशिकाओं को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। अब चलिए अगला हम पढ़ते हैं जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मनुष्य में भरा होता है, जिस मनुष्य की कोशिकाओं में भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। उन्होंने कहा कि जीव द्रव्य जो होता है कोशिकाओं के मध्य में एक द्रव होता है। जब अभी मैंने आपको कोशिका की द्रव पढ़ाई थी तो केंद्र के पास क्या था? केंद्र के आसपास एक द्रव भरा था, जिसे हम क्या बोल रहे थे? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे थे। अब चलिए हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव के बारे में। आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या क्या है? उन्होंने कहा कि यह क्या होता है? जेली जैसा। जेली कैसे होते हैं? अर्ध तरल अवस्था में। क्या होता है? पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, पूरा सेमी, उसमें क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। तो कैसा होता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, अर्ध तरल अवस्था में होता है। जो क्या होता है? जैसे आप जैम वगैरह देखते हैं, जैम आपका कैसा होता है? अर्ध तरल अवस्था में जेली जैसा होता है। ना ही वो लिक्विड होता है पूरा तरह से, ना ही पूरी तरह से क्या होता है? ठोस होता है। तो इसी तरह से आपके क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। जो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच में पाए जाते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कोशिका द्रव के पाया कहाँ जाते हैं? तो आपको कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह होता है वहां पे पाया जाता है। और कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। और जैसे अन्य संगठन होते हैं, जैसे आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? कोशिकांग के कोशिका द्रव में। जो बीच में कोशिका द्रव भरा रहते हैं वहाँ पे अन्य जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब कहाँ पाते हैं? कोशिकांग के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं सारे कोशिकांग। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं सारे कोशिकांग कौन कौन से, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सब आपके क्या होते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछते हैं कि और जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। गोल्जी का गोल्जी बॉडी आपका कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को। राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके कोशिका द्रव में। और कोशिका द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? अगर पूछते तो कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच में जो स्थान होता है वहां पे क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव। अब चलिए हम पढ़ते हैं जीव द्रव की खोज किसने की? अगर आपसे पूछते हैं तो जीव द्रव की खोज की थी आपके डुजार्डिन ने। किसने की थी? डुजार्डिन ने। लेकिन इन्होंने से जीव द्रव नहीं बोला था, इन्होंने से बोला था सारकोड। क्या बोला था? सारकोड। अगर कभी आपसे पूछता है जीव द्रव की खोज किसने की, तो जीव द्रव की खोज की थी डुजार्डिन ने। लेकिन जीव द्रव का नामकरण मतलब जीव द्रव को जीव द्रव्य किसने बोला था? तो बोला था पुरकिंजे ने। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना। कई बार बच्चे क्या होता है इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो डुजार्डिन ही लगा के आ जाते हैं दोनों में। अगर आपसे जीव द्रव की खोज पूछते हैं तो जीव द्रव की खोज की थी आपके डुजार्डिन ने, लेकिन जीव द्रव का नामकरण किया था पुरकिंजे ने। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये कई बार आपसे ये लाइन पूछ सकता है कि हक्सले ने जीव द्रव को क्या बोला था? हक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा था। अगर पूछते हैं कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बोला, तो हक्सले ने बोला था। अब हम पढ़ते हैं जीव द्रव के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है आपका कोशिका द्रव और दूसरा आपका क्या होता है? केंद्रक द्रव। तो अब हम पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और केंद्रक अब क्या करता है? कोशिका के समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका में जो होने वाली समस्त क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो आपका केंद्रक न्यूक्लियस करता है। अब हम पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है
क्योंकि क्या होता है आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी की इमेज लगा के समझाती रहती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, पेपर को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और हम आपको पूरा बेसिक से हाई लेवल तक का पढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका पेपर थोड़ा सा मॉडरेट भी बनता है तो भी आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या होते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें हर सब्जेक्ट क्या होती थ्योरी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई बना या लो बना तो आप तो आसानी से कर ही लेंगे। अगर थोड़ा सा हाई मॉडरेट बना तो भी क्या करेंगे, आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीटेट में लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन पासिंग रिजल्ट कितना कम रहता है। क्योंकि क्या होता है कि पासिंग रिजल्ट बहुत कम, आप देख रहे हैं पिछली बार का कितना, मात्र 22% पासिंग रिजल्ट किया था। क्योंकि क्या होता है बच्चों को पेपर पढ़ने का, क्वेश्चन पैटर्न का समझना चाहिए कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस करके पढ़ना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं थ्योरी नहीं पढ़ते, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट की थ्योरी बहुत पढ़नी है। क्योंकि क्या होता है जो बच्चे सक्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। आपको मेहनत बहुत जरूरी है लेकिन स्मार्ट वे में करना चाहिए। इस समय क्या होता है कंपटीशन के युग में हार्ड वर्क से जरूरी होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि आपको पहले पूरी थ्योरी पढ़नी है, उसका एनालिसिस लेकिन करके पढ़ना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस का दिया हो। इसीलिए मैं आपको क्या करती हूँ सिलेबस लगा के पढ़ाती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपके सिलेबस का हिस्सा है भी कि नहीं। आप खुद जाकर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आप देखेंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम पढ़ते हैं केंद्रक क्या होता है। केंद्रक सजीव कोशिका का महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः कैसा होता है, गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ पे होता है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होते हैं, किसमें, जंतु कोशिका में। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा जा सकता है। इन्होंने कहा कि माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियस को आसानी से देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव में एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण। जैसे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बताया तो क्या केंद्रक झिल्ली के बारे में समझाया था। अब ये क्या होता है जो इससे ढका रहता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक, जिस झिल्ली से ढका रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण भी कहते हैं। और झिल्ली कैसी हो, सरंद, झिल्ली भी सरंद होती है तथा कोशिका द्रव व केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ये क्या होती है, कुछ पदार्थों को जाने देती है, कुछ पदार्थों को नहीं जाने देती। कैसी होती है कि पराशर जो होता है कि उसके द्रव्य और कोशिका के केंद्रक के मित्र जो कुछ पदार्थ आते जाते रहते हैं उसको कौन सा नियंत्रण करता है, तो केंद्रक झिल्ली करती है। अब कह रहे हैं उच्च आवर्धन क्षमता वाले, जैसे माइक्रोस्कोप होता है तो माइक्रोस्कोप की अलग अलग क्षमता होती है। तो उन्होंने कहा उच्च आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखने पर केंद्रक की छोटी संरचना दिखाई दे, इसे केंद्रीय न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक को न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसमें अतिरिक्त धागे के समान संरचना भी गई। उन्होंने कहा कि केंद्रक में क्या होता है, आप किसी समय पे देखा था कि धागे नुमा संरचना होती है जिसे आप क्या बोलते हो, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो अगर आपसे इसी टाइम में पूछ सकते हैं कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो आप गुणसूत्र की खोज किसने की थी, वाल्टियर ने। किसने की थी, वाल्टियर ने। अब गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन के धारक होते हैं। जीन आपकी क्या होती है, अनुवांशिकी इकाई होती है तथा अनुवांशिक गुण तथा लक्षणों को जनक से मतलब माता पिता से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कौन करता है, गुणसूत्र करता है। और जीन क्या होती है, उसकी अनुवांशिक इकाई होती है। और अनुवांशिक इकाई को अगर पूछतेगा तो कौन होता है, जीन होता है। और गुणसूत्र क्या होता है, वाहक होता है। अनुवांशिक लक्षणों को लेके कौन जाता है, तो वाहक कौन होता है, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जब आपका क्या होता है, सेल डिवीजन होता है उसी टाइम में आपका होता है क्रोमोसोम भी दिखाई पड़ता है। तो इस चीज़ों को याद रखना है कि जो केंद्रक में धागे नुमा संरचना होती है उसे आप क्या बोलते हो, गुणसूत्र बोलते हो। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो क्रोमोसोम की खोज की थी वाल्टियर ने। क्रोमोसोम क्या होता है, आपके अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। और अनुवांशिकी की इकाई क्या होती है, तो जीन होती है। इन पॉइंट को आपको याद रखना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रमुख कोशिकांग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कोशिका द्रव में अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, तारककाय, गाल्जिकाय, ये क्या होते हैं आपके प्रमुख कोशिकांग। तो चलिए हम अलग अलग कोशिकांग के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आपसे पहले पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसी आपकी कोलिकर ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा ने। किसने दिया था, सी बेंडा ने। इस चीज को याद रखना है
कि खोज किसने की थी, तो नामकरण किसने किया था। तो खोज की थी आपके कोलिकर ने, तो नामकरण किया था सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ऊर्जा का विद्युत ग्रह भी कहते हैं, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपका श्वसन होता है आके, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और किस फॉर्म में होता है, तो आपको याद रखना एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए। इन पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला हम पढ़ते हैं लवक के बारे में। तो लवक की खोज किसने की थी, लवक की खोज की थी आपके हैकल नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, हैकल ने। और लवक आपके किस कोशिका में पाए जाते हैं, तो लवक पाए जाते हैं आपके पादप कोशिका में। जब हम आपको पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर पढ़ा रहे तो मैंने आपको बताया था लवक किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। और पादप कोशिका क्या है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है लवक। अगर आपसे कभी पूछते हैं पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो लवक। और लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। वर्णी लवक क्या होता है, जो पादप में रंग प्रदान होता है। जैसे क्या होता है, अलग अलग कलर प्रदान होते हैं, तो किसके कारण होता है, वर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होता है, रंगीन। और पादप का हरा रंग किसके कारण होता है, हरित लवक। और हरित लवक में आपका एक वर्णक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इस चीज को याद रखना है कि क्लोरोफिल क्या होता है, एक वर्णक होता है जिसके कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। अब चलिए आगे अगले कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं हम, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछते हो तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, डी डुबे ने। और यह किस कोशिका में पाया जाता है, तो यह आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है। इस चीज को याद रखना कि किस कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है कि पादप कोशिका में। तो लाइसोसोम आपको किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में। अब लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, कि लाइसोसोम जो आपके कोशिका में पाया जाता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। अब इस थैलीनुमा संरचना में क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं। जब आपके शरीर में क्या होता है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई दूसरा पैथोजन, पैथोजन क्या होता है, किसी भी रोग का वाहक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। जैसे क्या होता है, मेडिकल टर्म में कोई जीवाणु होता है, विषाणु होती है, या कोई दूसरा सूक्ष्म जीव है, तो उसको एक टर्म यूज किया जाता है, पैथोजन। इस चीज को याद रखना। जब आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन आता है, जैसे कोई भी आपका जीवाणु आ गया, कोई विषाणु आ गया, तो आपका क्या करता है, लाइसोसोम उस पर क्या करता है, अपने एंजाइम की कुछ ड्रॉप गिराता है। जैसे ये मान लीजिए विषाणु आ गया, इस पर एंजाइम की कुछ ड्रॉप गिराई, अगर ये मर गया तो ठीक है, अगर मान लीजिए फिर इसने गिराई, नहीं मरा तो फिर गिराई। एक कंडीशन ऐसे आ जाए कि मान लीजिए वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब जैसे बहुत ज़्यादा वायरस खतरनाक है, तो अब इस टाइम पे क्या करेगा, लाइसोसोम क्या करता है, अपनी ये जो झिल्ली होती है इसको फाड़ देता है, और फाड़ के पूरा एंजाइम इसके ऊपर गिरा देता है। अब जब पूरा एंजाइम इसके ऊपर गिर जाता है तो ये तो मर जाता है, लेकिन इससे साथ क्या होता है, आपका लाइसोसोम भी मर जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना। हर चीज़ को जो उपनाम दिए गए उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे मैं आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में। अब अगला पढ़ते हैं हम तारक काय के बारे में। तारक काय पहले तो आपको ये पता होंगे किस कोशिका में पाया जाता है। तो तारक काय आपका क्या होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब तारक काय की खोज किसने की थी, आपसे पूछ सकते हैं। तो तारक काय की खोज किसने की थी, टी ववेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, टी ववेरी ने। अब तारक का हेल्प क्या करता है, जब आपका सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तब आपका क्या करते हैं, तारक का सहायता करता है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, कौन सा कोशिका, तो आपको कौन सा होता है, तारक का है। अब चलिए हम पढ़ते हैं गोल्जी का, गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने किसने की थी। अब ये क्या होता है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका आपके दोनों कोशिका में उपस्थित रहता है। इसे आप क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक पुलिस ऑफ बॉडी कहते हैं। अब ट्रॉफिक पुलिस ऑफ बॉडी क्यों कहते हैं, कोशिका में किन पदार्थों को आना है, किन को नहीं आने देना, इसका नियंत्रण कौन करता है, आपका गोल्जी बॉडी करता है। इसीलिए हम गोल्जी बॉडी क्या कहते हैं, ट्रॉफिक पुलिस ऑफ बॉडी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज की थी पैलेट ने। किसने की थी, पैलेट ने की थी। और आपके राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन से कोशिकाओं को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम दे देगा, लाइसोसोम दे देगा, तो इसमें याद रखना कि आप राइबोसोम को कहते हैं। बच्चों को राइबोसोम और लाइसोसोम में डिफरेंस में कन्फ्यूजन हो जाता है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री आपको राइबोसोम को कहते हैं, और आत्महत्या की थैली आपके लाइसोसोम को कहते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, अभी मैंने आपको बताया था। और केंद्रक के संरचना के आधार पर क्या होता है, कोशिका को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा होता है, केंद्रक की संरचना के आधार पर
यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें झिल्ली के नहीं होते, झिल्ली विहीन जो कोशिका होती है आप क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और झिल्ली युक्त कोशिका को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जैसे आपके मानव होते हैं, पादप जगत और जंतु जगत के कोई भी प्राणी होता है तो आपके यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इस तरह से इस टॉपिक का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अब चलिए इस टॉपिक का हम क्या करते हैं, इस टॉपिक में जो आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या हुआ है, कुछ इमेज दी होती है जैसे सारांश के रूप में आपने क्या सीखा, या कुछ प्रमुख शब्द होते हैं, इन सब चीज़ों का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछे जा चुके, तो इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ, उसको भी लगा के समझाती हूँ, ताकि कोई भी चांस ना रहे कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़े। आप पूरे में पूरे करके, अगर आप पूरी सीरीज को रेगुलरली देख लेंगे, इनके नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में। जैसे इन्होंने आपने सीखा हम लिखा, अधिकतर जीवों में छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं अंग किससे मिलकर बना होता है, तो अंग आपका किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। और सभी अंग और छोटे अंग भागों से बने होते हैं किसी जीव के सूक्ष्मतम जीवित संरचना क्या कहते हैं, कोशिका। जिससे मैंने बताया था कि कोशिका को क्या कहते हैं, जीवन के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में की थी। और किसमें की थी, कार्क में किया था। और इसमें कैसी संरचना नहीं दिखी थी, तो मधुमक्खी के समान छत्तेनुमा संरचना दिखी थी। और कोशिकाओं के क्या होते हैं, विभिन्न आकार होते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे कुछ क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती है, जैसे आपसे पूछ सकता है मुर्गी कंडा। मुर्गी कंडा आपकी बहुत बड़ी कोशिका है, लेकिन कैसे, एक कोश की कोशिका। जैसे मुर्गी कंडा आप आसानी से देख सकते हैं, तो ये आपसे पूछ सकते हैं एक कोशिकीय कि बहुकोशिकीय, तो कैसा है, एक कोश की कोशिका है। अब कुछ जीव मात्र एक कोशिका के, तो कुछ अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कुछ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ आपके कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर एक कोश की। जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोश की। इसके अलावा क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका के वे मूलभूत कार्य होते हैं जो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं का समूह द्वारा संपादित है। जैसे उन्होंने बताया कि एक कोशिकीय जीव भी अपने जीवन के जीने के लिए जो उन्हें आवश्यक मूलभूत क्रिया होती है उन्हें आसानी से संपन्न कर लेते हैं। और बहुकोशिकीय भी क्या करते हैं, अपने जीवन जीने की आवश्यक मूलभूत क्रियाओं को आसानी से संपन्न कर लेते हैं। और कोशिका के भाग जैसे मुख्यतः 3 होते हैं। पहला कौन सा, कोशिका झिल्ली, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पूरा समझाया। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं तथा केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक और कोशिका के द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है, जैसे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक बताया था। तो उसमें क्या होता है, केंद्रक और कोशिका के मध्य जो अवकाश होता है, और इसको अलग कौन करता है, तो पूछता है कि केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या करती है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को अलग करती है। जैसे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक में बताया था, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और आपकी यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होती। इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। और कोशिका, कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, जैसे हम सुसंगठित केंद्रक नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं, अर्थात उसमें क्या होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो उससे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। अब भिन्न क्यों होती है, जैसे मैंने आपको कुछ कोशिकांग बताए थे, जैसे क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति। जैसे आपके पादप कोशिका में कुछ अलग कोशिकांग पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में क्या होता है, कुछ अलग पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है, दोनों एक दूसरे से भिन्न होती हैं। रंगीन संरचना जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। हरे प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको लवक बताया था, तो लवक क्या होता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे पहले कौन सा, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक, हरित लवक। और इसमें आपको एक मैंने प्लास्टिड लवक में क्या बताया था, एक वर्णक भी पाया जाता है। हरित लवक में कौन सा होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। और अगला क्या होता है, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। जब मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका की रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, जिसे आसानी से देख सकते हो, जबकि जंतु कोशिका की रिक्तिकाएं क्या होती है, छोटी छोटी है। अब ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको समझा दी। कोशिका क्या होती है, कोशिका किसी भी जीव के जीवन के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका से मिलकर आपका क्या बनता है, ऊतक। ऊतक से मिलकर आपके अंग बनते हैं, अंग से मिलकर आपका अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर आपका क्या बनता है, शरीर बनता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहर जो एक झिल्ली पाई जाती है आवरण, उसे क्या कहते हैं आप, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया सेलुलोज की बनी होती है।
हरित लवक, हरित लवक क्या होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है लवक, जिसके कारण क्या होता है, पादप का रंग हरा होता है। इसमें एक वर्णक पाया जाता है, कौन सा, क्लोरोफिल। गुणसूत्र, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, वाल्डियर ने की थी। किसने की थी, और ये क्या होता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया था कि कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी, तो हक्सले ने कोशिका द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और यूप्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। जीन क्या होते हैं, अनुवांशिकी की इकाई होती है। बहुकोशिकी क्या होते हैं, जो जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी। केंद्रक झिल्ली क्या होती है, जो मैंने बताया प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, आपकी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा जैसे आप ये पॉइंट दिया, केंद्रक न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, कोशिका के समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अंग क्या होता है, बहुत सारी कोशिका से मिलकर ऊतक, और ऊतक से मिलकर क्या होता है, आपके अंग का निर्माण होता है। कोशिकांग क्या होता है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब आपके क्या, कोशिकांग। प्लाज्मा झिल्ली, जैसे कोशिका झिल्ली को कोशिका प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लास्टिक, आपके लवक क्या होते हैं, लवक मैंने भी आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। और आपका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि जिसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसका सुविकसित कोश केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ये क्या होती है, प्रोकैरियोटिक। पादप क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि तारक क्या क्या होता है, अमीबा क्या होता है, ये जब कोशिका विभाजन करते हैं तो उनमें क्रिया होती है। ऊतक, ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। और हमारे शरीर में क्या होता है, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं मानव शरीर में। एक कोश की वे जो जिनका निर्माण क्या होता है, एक कोशिका से होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। रिक्तिका क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया था, जो बीच में अवकाश पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या होती है, बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं देखने को मिलती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं मिलती हैं। और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, आपके रक्त में पाई जाने वाली एक कणिका होती है, और ये कैसी होती है, एक कोश की होती है। इस तरह से इस टॉपिक के मैंने आपको 60 में रिवीजन भी करवा दिया पूरा। यही पॉइंटों को भी आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, तो इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जब आप नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से रिवीजन करने में आसानी रहेगी। इस तरह से आप पूरे वीडियो को पूरा देखिए तथा नोट्स बना लीजिए। जब आप पूरी सीरीज को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आप पता है पूरा बेसिक से हाई लेवल तक का पढ़ रहे हैं, कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा हाई पे बनता है तो भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इसके नोट्स बनाइए तथा एक बार रिवीजन करते रहिए। इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े पार्ट में करके पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम है, इसलिए आपको रिवीजन भी रेगुलरली अभी करते रहना है। इस सीरीज को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, और अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, या आपको कोई सजेशन देना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। या कुछ समझ में नहीं आया जो आप चाहते हैं कि दोबारा समझा दिया जाए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।